देखो भैया, आप 12th पास आउट होते हो और आपके जो पापा जी हैं वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और आप उनसे डिमांड करते हो कि पापा जी मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिला दो और उसके बाद में कुछ मतलब क्लॉथ्स दिला दो। पापा जी कहते हैं बेटा ऐसा है कि अभी के लिए आप क्लॉथ्स ले लो, कपड़े ले लो और कुछ टाइम के बाद आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है? तो जो क्लॉथ मिला ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। और ये जो बाद में मिलने वाला है ना ये है डीपीएसपी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अभी पापा जी के पास पैसे नहीं है। तो पापा जी के पास पैसे नहीं है तो इसलिए मोबाइल आपको नहीं दिला सकते। लेकिन जब कभी आगे होगा पैसे तब पापा जी आपको मोबाइल दिला देंगे। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि पापा जी को पता है कि हमको मोबाइल दिलानी है, तो अगर काम करेंगे तो कुछ पैसे जो है पापा जी आपके लिए बचाएंगे, बचाएंगे ना। तो ये होता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी होता क्या है? एक डायरेक्टिव होता है जो स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी का यूज क्यों है या डीपीएसपी हमको चाहिए क्यों? तो देखो भैया, जब देश आज़ाद हुआ तब देश के पास जो रिसोर्सेस थे वो बहुत ही कम थे। रिसोर्सेस कम होने की वजह से कुछ राइट्स को जो है बेसिकली आपके वो दे दिया गया डीपीएसपी में, और जो इमरजेंसी राइट थी या इम्पॉर्टेंट राइट थी, ठीक है, वो दे दिया गया आपके फंडामेंटल राइट में। साथ में ये भी कहा गया कि जब कोई स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा तब वो इन बातों का, जो भी डीपीएसपी में इंक्लूडेड है, इन बातों का ध्यान स्टेट रखेगा। ठीक है? तो ये हुआ फर्क। अब बात आती है क्यों हुआ, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है? डायरेक्टिव होता है ये कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी तो इन बातों का, इन प्रोविजन का ध्यान रखकर करेगी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को हम देखते हैं। सबसे पहले पार्ट फोर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। पार्ट थर्ड में जो है आपके वो है फंडामेंटल राइट। ओके, पार्ट थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट। तो याद रखना पार्ट फोर्थ 36 टू 51। ठीक है? अब सोर्सेस की बात करें तो ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉपी किया। ठीक है? ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये आया 1937 में। तो स्पेनिश वालों से आयरिश ने कॉपी किया और आयरिश वालों से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है? आयरिश वालों से क्या कर लिया? हमने कॉपी कर लिया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री। अब इसका नेचर देख लेते हैं। सिंपल सा नेचर है कि फंडामेंटल राइट में आपको एक आर्टिकल दिया हुआ 32, जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। इसके साथ एक आर्टिकल और है 226, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इनका स्कोप थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, इन दोनों में जा सकते हैं अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है? यानी सरकार से आप डिमांड करेंगे कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जो मैंने यहाँ पर बताया कि रिसोर्सेज कमी, उतना पैसे नहीं है, तो आप कुछ ज़बरदस्ती तो अपने पापा से कह नहीं सकते कि पापा जी हमको जो है मोबाइल चाहिए ही चाहिए। ठीक है? ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये किया गया है कि आप ज़बरदस्ती इन जो भी राइट्स इसमें मेंशन है उसको आप नहीं ले सकते। तो ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, और ये मोरल और इसके साथ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन है स्टेट पर कि जब भी स्टेट कोई रूल या कानून या कुछ भी ऐसा बनाता है तो इन बातों को ध्यान रखेगा। ये तो हो गया इसके कुछ बारे में ओवरव्यू। अब इसके कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होगा फंडामेंटल राइट जो है आपका वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ओके, 12 से लेकर 35 तक। अब 36 देखते हैं। तो जो आर्टिकल है 36, यहाँ पर स्टेट्स की डिफिनीशन दी गई है कि स्टेट होता क्या है। मैंने बताया ना कि स्टेट पर यह ऑब्लिगेशन है। क्या है? स्टेट पर यह ऑब्लिगेशन है कि जब भी कोई रूल बनाएगा तो ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टेट होता क्या है, स्टेट को आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, स्टेट में क्या क्या आएगा, तो बताया गया आर्टिकल 36 में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि मेंशन करने से अपने आप को बचा लिया। सिंपल सा कह दिया कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में स्टेट की जो डिफिनीशन दी हुई है, स्टेट की क्या दी हुई है डिफिनीशन, वही डीपीएसपी के लिए भी लागू होगी। सिंपल सा लिख दे और निकल लिए। ठीक है? तो 36 में क्या होगा भैया? तो 36 में होगा डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब 37 की बात करते हैं। तो स्टेट की डिफिनीशन हो गई जो इंपॉर्टेंट था। अब इन्होंने बताया है डीपीएसपी का नेचर। ठीक है? कि डीपीएसपी का नेचर किस में होगा, कैसा होगा, सॉरी, ये बताया है 37 में। इन्होंने बताया कि ये फंडामेंटल है, गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि जब भी वो लॉ मेकिंग करे तो इन प्रोविजन का ध्यान रखे। कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। हाँ, कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है, वेदर दैट पर्टिकुलर लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। ठीक है? इफ इट वायलेट आर्टिकल 14 और 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक? अब इनका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है डीपीएसपी का। एक बात याद रखना कि एकेडमिकली और जुडिशियल क्लासिफिकेशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्लासिफिकेशन जो है
वो नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया, ये बात याद रखना है बिल्कुल। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, पहला जो डिवीजन है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब समाज से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो सामाजिक होगा, किसी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी ग्रुप के लिए नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, बल्कि सबके लिए होगा, ठीक है। आर्टिकल 38, 39, 39A इसको याद रखना, जो बाद में ऐड किया गया। 43 ये भी बाद में ऐड किया गया, 41, 42, 43। अब हम 38 पर आते हैं। 38 में 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है, यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए ध्यान में रखना। एक तो यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की गई है, एक तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, और एक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। तो अगर यूपीएससी पूछता है कि कितने टाइप के जस्टिस की बात की गई है आर्टिकल 38 में, तो 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई। यही पूछता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 38 में की गई है, इसको याद रखना। अच्छा, इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, कि इनकम में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। वैसे अभी टॉप 1% में ही लगभग में कह लो कि 50% ऑफ द वेल्थ तो होगा ही इंडिया का, ठीक है। उसके बाद में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक, तो हो गया आर्टिकल 38। अब आर्टिकल जो 39 है वो यहाँ पर लाइवलीहुड की बात करता है। किसकी बात करता है? लाइवलीहुड के मीन्स की बात करता है। इसके साथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज का। अगर मान लो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को ही अलॉट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मतलब कि सब में वो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने डायरेक्ट ये पूछा था कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 4 में है, डीपीएसपी में है, ठीक है। उसमें पार्ट 3 भी दिया हुआ था, दोनों का दिया हुआ था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्कर्स, ये सारे जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं 39A में। 39A लीगल एड की बात की गई, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है, सॉरी, ओके। मतलब इनमें जैसे वोमेन होगी, ठीक है, ओल्ड एज पीपल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, अगर इनको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है लीगल एड की, तो फ्री में जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, सारा खर्चा वही करेगा। तो इक्वल जस्टिस के लिए किया गया है, ताकि कोई अगर गरीब हो जिसके पास पैसे ना हो लीगल एडवाइस के लिए, तो उसको सरकार मदद करे। अब आते हैं आर्टिकल 41 में, इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। 36 में स्टेट की डिफिनीशन दी हुई है। 37 में जो है आपको ध्यान रखना है कि किन प्रिंसिपल पर फोकस करना है स्टेट को, ठीक है। 38 में जो है आपके नेचर दिया गया है डीपीएसपी का। 39 और 39A में, इसमें आपके जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या लाइवलीहुड का। 39N में फ्री लीगल एड का। 36 स्टेट का डेफिनेशन। 37 कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। 38 नेचर क्या होगा डीपीएसपी का। 39 लाइवलीहुड या कंसंट्रेशन ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 39A में फ्री लीगल एड, ठीक है। इतना क्लियर? वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। अच्छा, अब एक जो है आर्टिकल रहेगा 40, ठीक है, हाँ आई थिंक 40 जो है वो यहाँ पर छूट गया, ठीक है, जो बाद में भी डिस्कस होगा ना, क्योंकि ये डिवीजन है तो वो गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाएगा, डोंट वरी, बाद में हम उसको कवर कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 41 पे। यहाँ पर राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, और पब्लिक असिस्टेंस है इन एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी के लिए। सिंपल सा जो मोस्ट फेमस है वो है राइट टू वर्क, आपको याद रखना। राइट टू एजुकेशन 43B में, ठीक है, 43B में भी मेंशन है, 45 में होगा, सॉरी 43B में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, 45 में होगा। तो राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में, 40 तक ध्यान में रखना है, उसके बाद में हम ट्रिक आपको बताएंगे। 42 में ह्यूमन कंडीशन भी होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, मैटरनिटी लीव। आप सिंपल से समझो, 41 में हमको दिया गया है कि हमको क्या होना चाहिए, काम मिलना चाहिए, ठीक है। 41 में काम चलो मिल गया, काम के बाद जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है, मतलब वर्क प्लेस पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। औरतों के लिए मैटरनिटी जो है, लड़कियों के लिए मैटरनिटी या औरतों के लिए मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब काम मिल गया, और काम में आपको अच्छी जगह मतलब कंडीशन होनी चाहिए। 43 में लिविंग वेज होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, कल्चर अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए वर्कर की। अब यहाँ पर आपको काम मिल गया, यहाँ पर आपको कंडीशन भी मिल गई, अब आपको कुछ और चाहिए, क्या वो है अच्छा खासा पैसे तो मिले, बिना सैलरी के कैसे होगा, ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसी से आपकी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगी, ठीक है, कल्चर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। अब आते हैं 43 पर। अब चलो ठीक है, ये हो गया 43A में। अब आपको काम मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, अच्छा जो सैलरी या बेजस मिल गया, ठीक। अब क्या है चाहिए आपको, तो चाहिए कि आपका भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, तभी तो आपके राइट्स जो होंगे वो जो है अप्लीकेबल होंगे, आई मीन उसका यूटिलाइजेशन होगा प्रॉपर। अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है तो आपकी क्या वैल्यू रहेगी, राइट। तो इसलिए अब आपको चाहिए भाई, ये देखो हम आपके घर में आए हैं, आप हमको काम दो, हमको रिस्पेक्ट दो, हम जो काम करें उसके सैलरी दो, और इसके साथ में हमको जो है
वो अच्छी खासी हमारी पोजीशन भी होना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। ठीक, ये होगा। अब यहाँ तक हमारा जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो चुका है। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल की। ये जो आइडियल्स हैं गांधी जी के उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो भी आइडियल्स हैं गांधी जी के उस पर ही बेस्ड है। तो इसमें आर्टिकल आते हैं 40, 43B, 46, 47 और 40। आर्टिकल 40 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। गांधी जी का जो फोकस था वो सेल्फ गवर्नमेंट या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। 43B या 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। एक और ऐड किया गया था, वो है 9th C पार्ट। ओके, नाइन्थ बी पार्ट, 9th B पार्ट, 9B। ओके, सेल्फ गवर्नमेंट में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन है। 40 में विलेज पंचायत और 43 में अभी हम आपको एक साथ बता देंगे। 46 में एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, SC, ST और B कर सकते हैं, और उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। 17 भी तो है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 ऑफ फंडामेंटल राइट, SC, ST या फिर किसी भी टाइप का अनटचेबिलिटी के लिए। आर्टिकल 47 है कि न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जो भी इंटॉक्सिकेंट हैं, ड्रिंक्स हैं या ड्रग्स हैं, मेडिसिनल को छोड़कर उस पर रोक लगाना चाहिए। आर्टिकल 48 में है कि काऊ के स्लॉटर पर रोक लगेगा, उनके काब्स पर रोक लगेगा, और जो अदर माइल्स एंड ड्रॉट कैटल हैं उन पर भी उनके स्लॉटर पर रोक लगेगा, और इसके साथ कैटल ब्रीडिंग में भी जो है इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये होगा गांधी जी का। अब आते हैं लिबरल पर। इसमें 44 है, 45 है, 48A है, 49 है, 50 है और 51 है। आर्टिकल 44 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया है, और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो चुका है। इससे पहले गोवा में भी बहुत कॉलोनियल एरा से ही लागू है। ओके, तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। अब आते हैं 45 में आर्टिकल। इसमें आपके एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, एजुकेशन की बात की गई क्योंकि एजुकेशन को DPSP में क्यों रखा गया, उसको फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं रखा गया। पहला बात कि अगर आप फ्रीली एजुकेशन देंगे तो उसके लिए आपको चाहिए पैसे या रिसोर्सेज, जिसमें गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने उसमें रखा था। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2002 में। कब आता है? 2002 में। और इसको ये आर्टिकल 21A में ऐड करके फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। अब क्या होगा कि आप कोर्ट में जा सकते हैं इसको इन्फोर्स कराने के लिए गवर्नमेंट से। ठीक है, ये फ़र्क हो गया, पहले आप नहीं जा सकते थे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया गया। इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड कर दिया गया एक बार। ठीक है, तो टोटल अब 11 हो गए। पहले 10 ड्यूटी था, अब 11 हो गए। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अब आते हैं 48A पे। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बिलो 6 ईयर, सॉरी ईयर्स याद रखना है क्योंकि ईयर जो है पूछता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 48A। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। ये इन्वायरमेंट के और इसके साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी प्लेसेस हैं उनका हमको ध्यान करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 आर्टिकल ही मैंने बताया जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन। आर्टिकल 51 ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, प्रमोट करो। इंटरनेशनल लॉज जो ट्रीटीज हैं उसको प्रमोट करो, और इसके साथ जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन से सेटलमेंट की बात करता है। ठीक, तो ये हो गए सारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। डोंट वरी, अभी मैं एक साथ सब आपको बताऊंगा। अब कुछ कन्फ्लिक्ट आया कि DPSP बड़ा है या फंडामेंटल राइट बड़ा है, फंडामेंटल राइट बड़ा है या फिर DPSP बड़ा है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है। ये क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने। तो अब चलिए इसको भी देखते हैं। पहला जो केस हुआ वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन 1951 का केस है। इसमें सिंपल सा कहा गया कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, यानी फंडामेंटल राइट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू DPSP। बट गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अमेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर चंपकाई दोराई राजन के केस में बताया कि फंडामेंटल राइट जो है वो ग्रेटर है। अमेंडमेंट केस में बताया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कुछ वाइस को इग्नोर करिएगा, बट यहाँ पर सरकार जो है शांत नहीं बैठी। पार्लियामेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पास किया। पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। इसके साथ आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आर्टिकल 31C के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है बेसिकली आपका इनवैलिड घोषित कर दिया गया, करार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करना चाहेंगे। इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट जो था वो ये था कि कुछ DPSP को लागू करने के लिए, जैसे आर्टिकल 39 हो गए, ठीक है, कुछ DPSP को लागू करने के लिए यहाँ पर 14 और 19 मैंने क्या बताया अभी आगे डिस्कस किया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली चेक हो सकती है कि कोई भी ऐसा कानून तो नहीं है जो 14 और 19 को इनवैलिड या
उसके अगेंस्ट में जाता हो तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर था। 39 में कहा गया कि अगर कोई जाता है 39 के अकॉर्डिंग, अगर इसके अगेंस्ट में जाता तो फिर वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। दूसरा पार्ट, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा ना। ये जो पार्ट है सेकंड कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती, इसको इनवैलिड करार दिया गया, ना कि पहले पार्ट को। ये बात याद रखना है। 42 अब क्या यहाँ ये आ गया, मैंने कहानी बताई कि इसको क्या कर दिया गया, इसका सेकंड पार्ट इनवैलिड कर दिया गया। अब आया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इन्होंने क्या किया कि कुछ डीपीएसपी को प्राइमेसी दे दी ओवर फंडामेंटल राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो डीपीएसपी जो है आपका वो ग्रेटर है किसके, फंडामेंटल राइट के। और चंपकम दोराई राजन के केस में फंडामेंटल राइट जो था वो ग्रेटर था डीपीएसपी के, तो उसके अगेंस्ट में गया। और आर्टिकल 31C जो आपको मैंने बताया था कि 39 जो है आर्टिकल, अगर उसको लागू करना है, उसको अप्लीकेबल बनाना है तो 14 और 19 के अगेंस्ट में जा सकता है। अब ये सिर्फ 39 पर था और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये सारे डीपीएसपी पर लागू हो गए। तो आप बताओ सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड करार देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ये आता है केस मिनरवा मिल केस 1980 में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीमेसी दिया था डीपीएसपी का उसको स्टक डाउन कर दिया। और इसके साथ इन्होंने एक केस दिया, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इनके बेडरॉक बैलेंस होना चाहिए। ठीक। अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है? पार्लियामेंट क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके केशवानंद भारती के केस में आया वो डिस्ट्रॉय या फिर उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये याद रखना है प्रेजेंट पोजीशन। ओके, क्लियर होगा? अब चलिए थोड़ा सा हम फटाक से 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में डिफिनीशन दी गई है। आर्टिकल 37 में कुछ प्रिंसिपल दिया गया है जो गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट है, उन प्रिंसिपल को जब भी स्टेट लॉ बनाएगा ध्यान में रखेगा। आर्टिकल जो 38 है उसमें दिया गया है कि स्टेट का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की इनमें बात की गई है। तो 38 में 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई, वो याद रखना है। अब आते हैं 39 पर। ठीक है, 39 में बेसिकली बहुत सारे जैसे राइट टू लाइवलीहुड भी है, इसी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेल्थ ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए फॉर मैन एंड वोमेन के लिए, बहुत सारे 39 में दिए गए हैं। 40 में मैंने बताया था गांधीयन प्रिंसिपल है जहाँ पर विलेज पंचायत की बात की गई है। 39A में आपको लीगल सर्विस एड की बात की गई है। 40 में विलेज पंचायत। जो आर्टिकल 41 है इसमें राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क होगा तो उसके लिए आपको डिसेंट कंडीशन भी चाहिए, वो 42 में बात की गई है। अब डिसेंट कंडीशन के साथ में आपको अच्छी खासी बेजेस भी चाहिए, वो 43 में बात की गई है। अब बेजेस के साथ आपको पार्टिसिपेशन की भी बात की गई है तो वो भी 43 में ही आपको ए में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ 44 में क्या है तो वो है आपका यूसीसी। 44 में क्या है यूसीसी। 43A में क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, अब 44 की बात करते हैं तो मैंने बता दिया यूसीसी होगा। ठीक है, 45 में एजुकेशन की बात की गई है। अब जैसे 46 बढ़ोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाए। 46 में एससी और एसटी के उत्थान की बात की गई है, अनटचेबिलिटी या एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की। 47 में जो है आपको इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक वगैरह को प्रोहिबिट करने की। ठीक है, 48 में क्या कहा गया भैया, तो काऊ का स्लॉटर या अदर जो मिल्स या ड्रॉट एनिमल है उनका स्लॉटर नहीं होगा। 48A में जो है इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। 49 में जो है आपका बेसिकली 49 में कह लो हाँ मॉन्यूमेंट के या फिर जो अदर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो आर्किटेक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का। 50 में इंपॉर्टेंट रखना है आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने का। और फिर लास्ट आता है 51 में आपको याद रखना है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इन सबको ध्यान में रखना है। तो वीडियो कैसी लगी भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पूरे डीपीएसपी और इन सब का जो भी इंपॉर्टेंट था सब मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कुछ आपके साथ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दिया करो यार, कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करो। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।